आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है और पॉलिटी हो चुका है। हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में भी पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर एंशिएंट, फिर मेडाइवल, फिर हम लोग इसके बाद करेंगे इकोनॉमी और उसके बाद लास्ट में कर लेंगे साइंस। अब क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट का जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको पता रहेंगे तो जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था आप लोग को, लेकिन बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें भी कुछ कुछ फिक्स टॉपिक है जिस पे आपको पता है कि अगर ये तो करके जाना ही है। क्यों करके जाना है, पहले तो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, इसमें से हिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो 15 to 20 क्वेश्चन का होता है। अब इसमें भी वेटेज वाइज अगर मैं अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा होता है मॉडर्न का, फिर उसके बाद होता है एंशिएंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद फिर होता है मिडाइवल का। मिडाइवल का बहुत कम होता है, मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत मतलब रेयरली, बट 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी आते हैं। इस साल थोड़ा अलग हो गया था, मतलब इस साल का 2020 ये अब तक का रहता था, मतलब 2022 तक का पैटर्न होता था। इस साल 2023 में अपोजिट हो गया, मतलब आर्ट एंड कल्चर पहले आ गया, मॉडर्न इधर आ गया और मिडाइवल अभी भी यही था। तो पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे और कभी हो सकता है जैसे इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है 2023 में, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करके गए थे, तीनों क्वेश्चन राइट भी करते तो 6 मार्क्स मिलते हैं। बट हमको इस पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। स्टिल मॉडर्न पहले मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो अपने आप में सब्जेक्ट है, इसके कुछ की पिलर्स है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो वी नो कि जो नेक्स्ट 7 to 8 क्वेश्चन आने वाले हमारे वो कहाँ से आएंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज भी रन करेंगे, उसमें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे। मतलब अगर मैं हिस्ट्री के सिलेबस की बात करूँ बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री 1500 के नियर अबाउट से, जब वास्को डा गामा इंडिया आ गया था और इंडिया का डिस्कवरी हो गई थी और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आना स्टार्ट हो गए थे, तब से लेके 1947 तक इतना बड़ा हिस्ट्री का ड्यूरेशन है। और इसमें इवेंट्स बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इवेंट्स, लोग भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर का टाइमलाइन बहुत बड़ा है, मतलब आप पेलियोलिथिक टाइम से पढ़ रहे हो, बट इसका वेटेज ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनैलिटीज आ जाते हैं। मतलब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूँ, हाँ, अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से। पहले हमने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज जो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री का वेटेज 15 to 20 क्वेश्चन है, जिसमें मॉडर्न का 8 to 10 रहता है ऑन एन एवरेज हर साल। मतलब 7 क्वेश्चन तो मान के चलो, 7 क्वेश्चन हर साल मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा ही। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। एडवेंट ऑफ यूरोपियन का मतलब है यूरोपियंस जब इंडियन आए थे। अब 5 टाइप के यूरोपियंस के बारे में आप पढ़ोगे। एक हो जाता है आपका पोर्तुगीज, एक हो जाता है आपका डच, एक हो जाता है आपका डेन्स जिसको हम डैनिश कहते हैं, फिर एक हो जाएगा आपका फ्रेंच, और लास्ट में आपके फेवरेट जिन्होंने इतने साल तक रूल किया, इंग्लिश। ये 5 यूरोपियन पावर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब कहने के लिए तो और देखने के लिए सिर्फ ये 5 पावर्स है, बट ये 5 जब इंडिया में आए तो इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप के बनेंगे जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला बनता है इनके फैक्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन, मतलब एक ये मेजर हेडिंग है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। बट अब पोर्तुगीज की फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, डच की कहाँ पे थी, फ्रेंच की कहाँ पे थी, इंग्लिश की कहाँ की थी, और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा उसका मैं पहले आपको प्रूफ भी दूंगा। हम चेक भी कर लेंगे कि क्या इन चीज़ों पे आते हैं कि नहीं। अब ये जो फैक्ट्री वाला टॉपिक था ना, आप देखोगे लगातार 2 साल इस पे क्वेश्चन आ गया, 2021 में भी और 2022 में भी। अब इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, हम लोग बाजू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खोल लेते हैं, यानी वेरीफाई भी होते रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
2021 का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर है। जस्ट नेक्स्ट ईयर 2022 में सेम फैक्ट्री वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठा के डाल दिया। उसमें लेट मी शो यू सेम टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है अब ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे। तो ये टॉपिक को तो अच्छे से करना है अभी। 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। नाइन्टी सिक्स, 98, 97 वो क्वेश्चन ऊपर ही है शायद 50s में। हाँ ये रहा, देखिए द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर। थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़िए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री। अब बार बार मैं वही चीज़ बोलूंगा, 2021 में मतलब 2022 का 59 क्वेश्चन और 2021 का 33 क्वेश्चन दोनों फैक्ट्री टॉपिक पे ही है। वापस आते हो हमारे PDF पे। हाँ ये रहा एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक्स। इसमें यूरोपियंस में जितने भी यूरोपियंस आए थे, जैसे पोर्तुगीज, डच, डेनिश, सबसे पहली चीज़ इनकी फैक्ट्रीज। उसके बाद इनके कुछ वॉइसरॉयज आए थे, जैसे पोर्तुगीज के 3 वॉइसरॉय थे, नीनो दा कूना, डी अल्मेडिया, अल्बुकर्की। सेम इंग्लिश में जो आए थे वो थे गवर्नर जनरल। इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने गवर्नर जनरल है। हम थ्रू आउट द सिलेबस देखेंगे गवर्नर जनरल पे भर भर के क्वेश्चन आए, चाहे वो कुछ कुछ फेवरेट भी है इसमें, जैसे कि आप देखेंगे वेलेस्ली, एक है डलहाउजी, एक है आपका लिटन, एक है आपका वो वॉरेन हेस्टिंग्स, और एक है आपका कॉर्नवालिस। ये कुछ ऐसे है कि यूपीएससी ने इन पे आज तक मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, इन सब पे एक एक पे। मतलब जब हम वेलेस्ली करेंगे तो आई विल शो यू 3 क्वेश्चन अब तक यूपीएससी सिर्फ इस एक बंदे पे आ चुके हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम देख लेंगे फैक्ट्रीज, गवर्नर जनरल। सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश की पॉलिसीज का इंडिया पे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहा है वो देखेंगे हम। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो जाता है? ब्रिटिश इंडिया आए किस लिए थे? ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए जो भी चीज़ वो करेंगे वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले ब्रिटिश जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज लाई थी, जो पॉलिसीज डील करती थी टैक्स कलेक्शन पे। 3 टाइप की पॉलिसी थी जो आप पढ़ोगे, लैंड रेवेन्यू और टैक्स बोल दो। एक आप रॉयल्टी पढ़ते हो, एक आप महलवारी पढ़ते हो, और एक परमानेंट सेटलमेंट। ये तीनों सेटलमेंट इसी के बारे में बात करता है कि कैसे टैक्स कलेक्ट करना है इंडियन से। एक तो इकोनॉमिक इंपैक्ट टैक्स का। सेकंड, ब्रिटिश जब इंडिया आए तो लेटर टाइम पे उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज खोली। उसके पहले एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया। फिर आप देखोगे इंडिगो ग्रो करते थे जिसकी वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और इनका इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया पे क्या हुआ। जैसे इसी टाइम पे हम देखेंगे जब कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात की थी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इंडिया का पूरा पैसा आउट ऑफ इंडिया जाने लग गया। तो ये हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत सारी चीज़ों से भी देख सकते हो, जैसे इकोनॉमिक इंपैक्ट ना सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड बट जो सिविल सर्विसेज था इंडिया में वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंपैक्ट ही था। कैसे? पहले सिविल सर्विसेज के जो ब्रिटिशर्स होते थे उनकी सैलरी हाई होती थी और जो इंडियंस होते थे वो मैक्सिमम दरोगा पोजीशन जा सकते थे और उनकी सैलरी बहुत कम होती थी। ये अगेन दिस वाज एन इकोनॉमिक इंपैक्ट
कि इंडियन का जो पैसा था वो बाहर के लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा था। तो ये पहला एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सेकेंड ये, थर्ड हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज़। एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए, और इस बार भी एक क्वेश्चन था और बहुत ईजी क्वेश्चन था। कौन कौन से एक्ट? एक आप पढ़ोगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वैसे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जब हम करेंगे ना तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा शॉर्ट में। 1773 का एक्ट, फिर हर 20 साल पे एक्ट आता था, फिर आया 1793 पे, बट बीच में एक आ गया था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, वो आया था 1773 में। जो चेंजेस थे उसको रिकवर करने के लिए फिर आप पढ़ोगे इसके बाद 1813 का एक्ट, उसके बाद 1833 का, फिर 1853 का। हर 20 साल पे ब्रिटिश का एक्ट आता था। वो एक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी कि वो लोग क्या क्या चेंजेस करेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चेंजेस, एजुकेशन को लेके चेंजेस, हेल्थ को लेके चेंजेस, टैक्स कलेक्शन को लेके चेंजेस, वो सारे चेंजेस हम यहाँ देखेंगे। 1853 के बाद ना यहाँ बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे होता है 1857 में ब्रिटिश रिवॉल्ट जो होता है, 1857 रिवॉल्ट, ग्रेट रिवॉल्ट ये। अब 1857 के बाद ना यहाँ से आप देखोगे 1858 से फिर एक्ट चेंज होने लग जाता है। अब एक्ट की नाम भी बदल जाएंगे, यहाँ तक रेगुलेटिंग एक्ट होता था, यहाँ पे आप देखोगे काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये एक्ट में भी अब ये सारे जितने भी एक्ट हैं उसमें कौन कौन से मेन, एक ये मेन है पहला था, फिर एक ये है क्योंकि इसने कंप्लीट मोनोपोली एंड की थी, और एक ये 1858 वाला जो है। अब इसके बाद दो एक्ट तो मेन है, एक हो गया आपका 1909 का और एक 1919 का। पहला वाला जो है वो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और एक मोंटेगू चेल्मसफॉर्ड रिफॉर्म्स, ये दोनों रिफॉर्म 1909 और 1919 में बात करता है, और सबका जो मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो ये है। इनफैक्ट आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो यहीं से डिराइव्ड है 1935 एक्ट से। तो ये जो एक्ट है ना ये आपको पॉलिटी में भी हेल्प करेंगे। तो 1935 एक्ट हम बहुत अच्छे से देखेंगे और उस पर देख भी लेंगे, बहुत क्वेश्चन आए। और लास्ट में जाते जाते वो एक एक्ट देखे गए थे 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है ये स्टार मार्क, ये दो और ये कुछ तीन, ये एक्ट्स पे हर साल मतलब मान के चलिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर बनाना है तो एग्जामिनर सबसे पहले यही टॉपिक उठाता है और क्वेश्चन बना देता है। अब मैं मिनिमम बता देता हूँ, हर साल एक क्वेश्चन, हम वेरीफाई भी कर लेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, हर साल एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। इसमें भी 3-4 लोग हैं जो फेवरेट है। एक है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक है आपके राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। फिर अब यहाँ पे आपके वो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद और हाँ फिर ये आर्य समाज वाले, और 3 मुस्लिम हम पढ़ते हैं, जैसे एक सर सैयद अहमद खान का हमने पढ़ा था, उनके बारे में पढ़ना है। एक वहाबी मूवमेंट पढ़ा था हमने, वो अच्छे से करना है। और एक निरंकारी कर लेना, वो सिख वाला है। बस इतना कर लोगे तो ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला पार्ट भी पूरा हो जाता है। अब इसमें 1-2 लोग और हैं, जैसे हेनरी डेरोजियो, इस पर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ये मेन लोग हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग, अगेन ट्राइबल रिवॉल्ट फेवरेट, मतलब मिनिमम अगर मैं मान लो एग्जामिनर हूँ, मुझे पेपर बनाना है, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, सेकंड ये और थर्ड ये, इस पे तो मुझे हर साल क्वेश्चन बनाना है। और ये सब तो एक मिनिमम क्वेश्चन है, बट बिना गांधी जी के कोई पेपर नहीं बनता। ये हम देख लेंगे कि गांधी जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, मतलब ये ऑप्शन भी, अगर यूपीएससी को ऑप्शन भी सेट करना होता है तो गांधी जी तो फिक्स है, गांधी जी रहेंगे ये ऑप्शन में। और ना सिर्फ ऑप्शन, गांधी जी आंसर भी होते हैं। हम ये भी वेरीफाई कर लेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है और आंसर में गांधी जी है तो गांधी जी टिक मार्क करके आ जाओ, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। गांधी जी इतने फेवरेट है क्योंकि गांधी जी 1917 से इनका स्टार्ट होता है, 1915 आई गेस, और 1947 तक सबसे मेन रोल इन्हीं का है। उसके पहले तक जितने पर्सनैलिटीज पढ़ने हैं, बट मेन रोल यहाँ पे गांधी जी का था। अगेन जवाहरलाल नेहरू भी इस टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट उनको ओवरशैडो कर देते गांधी जी। तो ये 3 तो है, प्लस ये गांधी जी। बस इतना आप कर लेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम जो 10 क्वेश्चन आने वाले उसमें 6 से 7 आपके राइट होने वाले। अब कुछ ग्रे एरियाज है, जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड। अब ज़रूरी नहीं इतने सारे लोग हैं आप सबके सब पढ़ के जाओगे। जैसे एक बार पूछ लिया था गोपाल बाबा वेलंकर के बारे में, कोई पढ़ता नहीं है। एक बार पूछ लिया था पंडिता रमाबाई के बारे में 2021 में। तो पर्सनैलिटी बेस बहुत बड़ा है, बट ये कैसे कवर करना है पर्सनैलिटी वाला सेक्शन, ये जब हम अभी कुछ दिन बाद हम मोस्ट प्रोबेबल सीरीज रन करेंगे तो आपको समझ जाएगा कैसे ढूंढना होता है कि कौन सा पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा मूवमेंट, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या आ जाएगा, वुमेन्स, जितने वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने किया। यहाँ कुछ मूवमेंट हुए थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक आप पढ़ोगे क्विट इंडिया मूवमेंट, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। तो ये सब में गांधी जी लीड कर रहे हैं, बट ये मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन रोल कहाँ था,
क्विट इंडिया मूवमेंट में एक आप देखोगे अंडरग्राउंड गवर्नमेंट रन होती है, जातीय सरकार पैरेलल गवर्नमेंट, उस टाइम पे यहाँ पे अंडरग्राउंड रेडियो भी रन होता है, उषा मेहता रन करती है, उन सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे खिलाफत भी हुआ था, इसी के जस्ट बाद आप देखोगे राउलेट एक्ट भी हुआ था इसी टाइम पे, जलियांवाला बाग भी हुआ था, तो इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम है। और लास्ट में मिसलेनियस, मिसलेनियस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कमिटीज, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो जुडिशियल सिस्टम है, मतलब आज के डेट में जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो वो आज हम देख रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश टाइम से। ब्रिटिश ने भी कहाँ से कॉपी किया था ये सिस्टम, मुगल से। जैसे मुगल में सदर निज़ामी और सदर दीवानी होता था, उसको उन्होंने चेंज करके उन्होंने डोमेस्टिक कोर्ट में कन्वर्ट किया, फिर डोमेस्टिक कोर्ट से हाई कोर्ट तक ले गए, फिर फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। ये ऑर्डर जुडिशियल हम देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक में। उसके बाद फिर हम देखेंगे जुडिशियल के साथ हमारा आर्मी, आर्मी में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए। जैसे आर्मी आप देखोगे हेट्रोजेनियस कंपोजिशन था, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। नेक्स्ट आर्मी में आप देखोगे एक प्रॉपर ब्रिटिश आर्मी होती थी जो क्वींस के प्रोटेक्शन के लिए होती थी, उसमें इंडियंस बहुत कम होते थे, और एक जो लड़ने वाली आर्मी होती थी वो सिर्फ इंडियंस से कंपोजिट होती थी, क्योंकि उनको पता है इंडियंस मरे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा था। अगेन हम यहाँ पढ़ते हैं कि इंडियंस के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था, इंडियंस को कम सैलरी पे रखा जाता था, कम सर्विसेज दी जाती थी। इनफैक्ट हाईएस्ट रैंक भी जो होता था वो दरोगा होता था। दरोगा मतलब आज की डेट में जिसको आप पुलिस इंस्पेक्टर कहते हो, दरोगा, ऐसा। अब यहाँ पे या फिर सूबेदार समझ लो, जुडिशियल, आर्मी, और तीसरा हम पुलिस रिफॉर्म पढ़ते हैं। यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म भी हम अच्छे से देख लेंगे, जुडिशियल, आर्मी, पुलिस। और मिसलेनियस में और क्या आता है, हाँ, एजुकेशन कमिटीज, उसके बाद ट्रेड यूनियंस, फिर हम लोग कुछ वुमेन्स के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसे सरोजनी नायडू, उषा मेहता, कमला चट्टोपाध्याय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट मतलब ये सब मैंने क्लास में करा दिया है, बट ये मिसलेनियस में आ जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल हमने देख ही लिया, पर्सनैलिटी बेस भी देख लिया। पर्सनैलिटी बेस में भी जैसे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके, बाबा साहेब आम्बेडकर हो जाएंगे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जिन्ना हो जाएगा, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जिनके पे क्वेश्चन आ सकते हैं। गांधी जी तो फेवरेट है ही। स्वदेशी फेज, हाँ ये छूट गया था हमारा। स्वदेशी का जो टाइम था मतलब 1905, आज की डेट में मोदी जी ने जो नाम दिया आत्मनिर्भरता, वो यहीं से कॉपी किया गया स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट के जस्ट पहले बंगाल दो पार्ट में बढ़ गया था। जो बंगाल था, बंगाल का डिवीजन हुआ था। बंगाल डिवीजन के बाद इंडियंस को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल करने वाले हिंदू और मुस्लिम में, और उनको ये समझ में आ गया था कि अगर हमको ब्रिटिश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनको बॉयकॉट करना है, तो लोकल प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे इस टाइम पे उन्होंने सॉल्ट का भी बॉयकॉट कर दिया था, क्लोथ का भी कर दिया था, बट अगर कपड़े और सॉल्ट बॉयकॉट कर देंगे तो यूज़ क्या करेंगे, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट आया था। इंडियंस पहली बार खुद का प्रोडक्ट खुद बनाना स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी मूवमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। और कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नहीं है, जो मिसलेनियस में मान के चलो। एक है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, इनके जो सेशंस होते हैं वो फेवरेट होते हैं। अब किस टाइप में, इसका प्रेसिडेंट कौन था, जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बनते कैसे। ये साल कौन सा है, 2024 है। अब 100 साल पहले चले जाइए 1924 में। 1924 पे गारंटीड क्वेश्चन आएगा, क्यों, इस सेशन को हो गए 100 साल। और यूपीएससी का फेवरेट क्या होता है, डेट। कोई भी बॉडी होती है जो क्वेश्चन बनाती है, वो देखती है करंट में क्या चल रहा है। तो न्यूज़पेपर में आप देखोगे बहुत बार आर्टिकल आते रहता है कि 100 ईयर्स ऑफ 1924 कंप्लीटेड। तो पहले यूपीएससी चेक करेगी इस साल हुआ क्या था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन क्यों हो जाता है, पूरे एंटायर हिस्ट्री में यही वो सेशन था जिसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने आज तक एक ही सेशन को प्रिसाइड किया है, वो यही था 1924 का। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसमें गांधी जी ने अगर कोई ऑब्जेक्टिव लिया होगा, वैसे कुछ खास हुआ नहीं था इसमें, बस इंपॉर्टेंट इसे था पहला सेशन था अकेला पूरे गांधी जी के हिस्ट्री का जिसको उन्होंने प्रिसाइड किया कांग्रेस सेशन का। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बेलगावी में। ये बेलगावी आपका महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में, उस टाइम पे बेलगाम कहते थे, अभी बेलगावी है ये, यहाँ हुआ था। तो इस टाइप से हमको कवर करना होता है कि कौन से टॉपिक को कितने ईयर्स हो गए, क्यों इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन बना सकती है। तो इसके बाद भी ऐसा नहीं कि 1924 को 100 ईयर्स हो गए तो यही आ सकता है क्वेश्चन। अगर यूपीएससी का मन करे तो वो आपसे पूछ सकता है 1916 वाला भी सेशन, लखनऊ सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। फिर 1907 का सेशन पूछ सकते हैं, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसको, जब यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था, मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है 1907, 1916। फिर अगेन 1940 में एक सेशन हुआ था, रामगढ़ सेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिया था, ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे।
उसके बाद एक हरिपुरा सेशन था, त्रिपुरा सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस रहे थे, ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक फैजपुर का सेशन था 1936 में, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये पहला ऐसा सेशन था जो गांव में हुआ था और इसको प्रिसाइड किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने 1936 के सेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हो जाते हैं जिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इंडियन नेशनल सेशन हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ब्रिटिश एक्ट, हाँ फिर जो वही कमिटीज़ वगैरह हमने देखी ली, एजुकेशन कमिटीज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करके जाना है। मतलब अगर मान लीजिए आज के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो आपका ऑर्डर यही होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें तो आपने मिनिमम कवर कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनानी चाहिए। आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना चुके हो क्योंकि इसी थीम पे आते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जैसे अभी जो आप मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा, मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला कि वो किस टॉपिक से आया है, कौन सा ईयर है वो, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो आया है क्वेश्चन उठ के, और फोर्थ चीज़ उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। अब जब हमने टॉपिक की बात कर ली, ये सारे टॉपिक्स है वो आई विल शो, बार बार मैं आपको दिखाऊंगा, चेक कर लीजिए, टॉपिक्स हमने देख लिया है, इससे आया है, ईयर तो पता चली जाएगा। सोर्स की बात करें तो सोर्स में 2 चीज़ें आपको मिनिमम करनी है। देखिए क्या होता है ना, प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है पढ़ाई का। प्लानिंग अगर जितनी आपकी अच्छी रहेगी उतना कम टाइम आपको आगे लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप प्रिपरेशन में आ गए, आपने 1 साल निकाल दिया, बट आपकी प्लानिंग नहीं थी ना, तो आपको अगले 2 या 3 साल और लगेंगे अच्छे से प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। प्लानिंग में 3 चीज़ें, सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते ना तो उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या आप सोर्स पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ने वाले हो, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। सेकेंड चीज़, सोर्स डिसाइड हो गया, इस टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए, और तीसरा आप साथ ही साथ पीवाईक्यू बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर इतना आपने कर लिया उसके बाद हो ही नहीं सकता है कि आपका प्रीलिम्स रुक जाए, क्योंकि आपका सोर्स डिसाइडेड है, नोट्स बराबर है, पीवाईक्यू। अब सोर्स अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब जैसे आज के डेट में आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम से अच्छा कोई सोर्स नहीं है। रीजन है इसके, स्पेक्ट्रम से अच्छा कोई सोर्स नहीं, इसलिए क्योंकि इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आप इजीली पढ़ पाओ। जैसे स्पेक्ट्रम के अलावा भी अगर आपको चाहिए तो बिपिन चंद्रा की भी एक बुक आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी आप ले सकते हो, बट ये थोड़ा बल्की है, मतलब ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, आपको हो सकता है बोर हो जाए। स्पेक्ट्रम आप ले सकते हो, और स्पेक्ट्रम के साथ आपको एनसीईआरटी यूज करना है। अब एनसीईआरटी का रोल मॉडर्न में थोड़ा कम हो जाता है, एंशिएंट मिडाइवल में तो सबसे ज़्यादा रोल है। मतलब अगर मान के चलिए एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री आपको करनी है तो एनसीईआरटी अकेला सोर्स है, बट स्पेक्ट्रम के साथ साथ एनसीईआरटी का एक थोड़ा रीडिंग हो जाना चाहिए। मतलब आपने पढ़ रखी है आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। क्योंकि देखिए मैं अगर बोलता हूँ ना कि स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी क्यों करना है, मान के चलते इस रूम में फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं। अब मैं अगर एक पेपर बनाऊंगा, मान लीजिए मैं एक बॉडी हूँ, मैं एक पेपर बनाऊंगा, मैंने मान लीजिए क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से भी नहीं उठाया, एनसीईआरटी से भी नहीं उठाया, कोई भलती सोर्स से उठा लिया, कोई XYZ सोर्स से। अब क्लास में सबके सब मैक्सिमम क्या करके आया, स्पेक्ट्रम, आपने भी क्या किया, स्पेक्ट्रम। अगर आपको पता है ना कि ये 100 क्वेश्चन कोई भलते सोर्स से आए हैं तो आप सबके एक ही लेवल पे हो, क्योंकि किसी ने भी वो सोर्स नहीं किया है। बट गलती से अगर स्पेक्ट्रम से आ गया तो सबके सब एक लेवल पे हो, क्यों, स्पेक्ट्रम सब पढ़ के आया है। इस बार 2023 का जो पेपर था इतना टफ क्यों था, पहला रीजन कोई अनकन्वेंशनल सोर्स था, मतलब सोर्स पता ही नहीं था क्या है। कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर ने मतलब आउट ऑफ द मून से उठा लिए थे क्वेश्चन इस बार के, बट लोगों को तसल्ली क्यों थी, क्योंकि आप मिनिमम सोर्सेज कर पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कल मैं पेपर बनाने वाला आप लोग का, और मैं आपको बोल दूं कल मैं हिस्ट्री पे पेपर लूंगा। अगर आप सबके सब एक ही बुक से पढ़ के आओगे ना तो हो सकता है कि सबको तसल्ली रहेगी। बट अगर मान लीजिए मैंने इस बुक से पेपर बनाया और क्लास में 10 लोग ये बुक पढ़ के आए और 90 लोग नहीं पढ़ के आए, तो ये 10 लोग बहुत अच्छा करेंगे इस पेपर में, और ये 90 लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिलेटिव एग्जाम है। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपका नॉलेज कितना है, इसमें ये मैटर करता है कि आपके साथ वाले जो दे रहे हैं वो क्या पढ़ के आ रहे हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड सोर्सेज फिक्स रखना, मतलब अगर लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ना, अनलेस मैक्सिमम क्राउड कुछ और पढ़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, अगर पानी में डूबेंगे तो सबके सब डूबेंगे। क्योंकि अगर मान लो 100 क्वेश्चन आए और मैंने जैसे कहा कि मुश्किल से 20 या 25 आप लोगों को पता थे और पूरे स्टूडेंट्स को पता थे, कट ऑफ भी यार 70 या 80 जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है ना। 100 में से 20-25 सबको पता थे, उतने आपको भी पता थे क्योंकि आपने सोर्सेज किए थे। ठीक है, अलग किसी से नहीं करना है, स्पेक्ट्रम करना है। हाँ, पहला चॉइस मैं हमेशा स्पेक्ट्रम को दूंगा, सेकंड मैं बोलूंगा एनसीईआरटी पे आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम कर लोगे तो एनसीईआरटी करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और एनसीईआरटी खुद से समझ भी जाएगी, कुछ इतना बल्कि है नहीं एनसीईआरटी में। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही प्ले करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और आपके पास ऐसे ऐसे पेजेस करके 80 या 90 पेजेस के आपके नोट्स हैं, 90 पेजेस के।
अब आप रिवीजन करने गए, 2 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है, जब आप रिवीजन करने जाओगे ना आपको ऐसा लगेगा 10 या 15 पन्ने के बाद आप बुक बंद कर दोगे, क्योंकि बोर होने लग जाता है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 15-20 पन्ने के पीछे आप जा पाओगे। आप हमेशा रिवीजन स्टार्ट करोगे 20-25 पन्ने के बाद रोक दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे 20-25 पन्ने के बाद रोक दोगे। एक टाइम आएगा आपको बोर होने लग जाएगा, आपको लगेगा यार ये सब तो पढ़ रखा है, लेकिन आप कहाँ तक पढ़ रहे हो? 15 से 20 पेज तक। ये जो बचे हुए 70 to 75 पेजेस है ना, आपने कभी खोले ही नहीं, क्योंकि आप डेली रिवीजन स्टार्ट करते हो, यहाँ तक जाते हो, फिर आप सोचते हो भूल गया मैं, फिर आप नेक्स्ट डे यहाँ से वापस स्टार्ट करते हो, याद करते करते यहाँ तक पहुँचते हो, 2-3 पेज और आगे जाओगे, आपको लगेगा 2 घंटे हो गए, बोर हो जाएंगे। ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना होता है, मान लो आप पहली बार अगर पढ़ने गए, आपके नोट्स बन गए, पहली बार आप पढ़ने गए, एक हाईलाइटर से ना इंपॉर्टेंट कुछ अंडरलाइन कर दो। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इसी शीट में, हाँ, जैसे मान लो ये मेरे नोट्स है, एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लो आपके कॉपी के नोट्स है। इसको इंपॉर्टेंट कैसे समझना है? जैसे सबसे पहले आप अगर पढ़ने बैठे हो, अब आपने कोई क्लास की, आपको सर ने डिक्टेट करा दिया, आपने किसी बुक से अपने नोट्स बनाए, ये आपके फाइनल नोट्स है। अब जब आप पहली बार इसको रिवाइज करोगे ना, आपको क्या करना है? एक पेन ले लो, पेंसिल ले लो, हाईलाइटर ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे पहले मेन चीज़ें अंडरलाइन करो। जैसे तेज बहादुर सप्रू, अब ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जाहिर सी बात है फ्रीडम फाइटर तो होगा ही। लॉयर थे, कर लो अंडरलाइन। पॉलिटिशियन, व्हेन द मॉन्टेगू रिपोर्ट ऑफ 1918 वाज मेड पब्लिक देयर वाज अ डिवाइड इन कांग्रेस। अब कांग्रेस में डिवाइड कब हुआ था? अंडरलाइन, डिवाइड कांग्रेस कब? जब मॉन्टेगू रिपोर्ट आई थी, कब की? 1918 की। अब क्या होता है, ये 2 लाइन में से जो मेन है वो आपने अंडरलाइन कर लिया। मान लीजिए पूरा मैं करके दिखा देता हूँ, द मॉडरेट वेलकम्ड इट व्हाइल द एक्सट्रीमिस्ट अपोज इट, बस एक्सट्रीमिस्ट ने अपोज किया, इतना अंडरलाइन करना है। बाय डिफॉल्ट ये समझ जाएगा मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सट्रीमिस्ट ने अपोज किया था। अब दिस लेड टू अ स्कीज़म, स्कीज़म मतलब डिवीजन, ठीक है, इन द कांग्रेस विथ मॉडरेट्स लीडर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन। मॉडरेट्स ने क्या फॉर्म किया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। कब? 1919 में। अब इस पार्टी को फाउंड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। और इसके कुछ लीडर्स कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और एम.आर. जयकर। अब ये हो गए आपके फाइनल नोट्स। अब इतना ही, मान लीजिए आज आपने पढ़ा, आपने टाइम लिया, ये पढ़ने में आपको मान लीजिए 5 मिनट लग गया अंडरलाइन करने में। नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड रिवीजन के लिए आएंगे ना, आपको ये करने में 1 मिनट लगेगा। क्यों? आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। क्या? तेज बहादुर सप्रू लॉयर थे, उन्होंने मॉन्टेगू रिपोर्ट जब 1918 बाहर आई थी तो डिवीजन हो गया था कांग्रेस में। मॉडरेट्स ने अपोज किया था, मॉडरेट्स ने एक्सेप्ट किया था, एक्सट्रीमिस्ट ने अपोज किया था, जिस वजह से मॉडरेट्स ने अलग पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1919 में, जिसको फाउंड किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। और उसके मेंबर कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और 2-3 लोग और, ऐसा। बस अब ये सेकंड टाइम रीडिंग में आपको 1 मिनट लगा, मेरे से लिख के ले लीजिए 10 सेकंड में, तीसरे रिवीजन में आपका 10 सेकंड में पूरा रिवाइज हो जाएगा। और फोर्थ रिवीजन में सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होगी। जैसे आज के डेट में अगर आप मुझे बोलते हैं कि सर मुझे हिस्ट्री के ये पेज की ये टॉपिक से कुछ बता दीजिए, आई कैन स्पीक फॉर कंटिन्यूसली 5 मिनट्स, क्योंकि इतने रिवीजन हो चुके हैं। और ये रिवीजन भी कैसा? इस टाइप का। अब हिस्ट्री फैक्चुअल सब्जेक्ट है, पहली चीज़ बता दो, हिस्ट्री फैक्चुअल सब्जेक्ट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। जैसे ये डेट्स, कब पार्टी टूटी थी और कब फॉर्म हुई थी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लेंगे ना, आपका रिवाइज हो जाएगा। बच्चे यही नहीं करते। मतलब यूपीएससी, अगर मुझे अभी मेरा सिलेक्शन फॉर्मली हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन हो जाएगा तब बोलना ज़्यादा सूट करेगा, बट जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं बात प्रूफ करके दिखा दूंगा कि यूपीएससी अगर बच्चा ढंग से पढ़े एक अटेम्प्ट में तो इजीली क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं करता है। और जब तक हमको रियलाइज होता है, जैसे मान लीजिए ये अभी मेरे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मुझे अभी रियलाइज हुआ है ये कम टाइम स्पेंड कर रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर ये किसी को पहले पता होता है तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, जिसको जितना लेट पता चलता है उसको उतने अटेम्प्ट लगते हैं। मतलब ये एग्जाम में मिनिमम जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन 3rd, 4th, 5th अटेम्प्ट तक जाके होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेट से चीज़ें पता चलती है। जो चीज़ें बहुत पहले पता चल जानी चाहिए वो यही सारी चीज़ें होती है कि पढ़ाई करना कैसे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मुझे केसी नियोगी पे नोट्स बनाने, केसी नियोगी को अंडरलाइन करूँगा, कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट कैबिनेट के भी मेंबर थे और चेयरमैन थे, किसके? फाइनेंस कमीशन के। हो गया, 5 चीज़ें बस इंपॉर्टेंट है। केसी नियोगी कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, फर्स्ट कैबिनेट में थे, चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, खत्म। 4 चीज़ें केसी नियोगी के बारे में पढ़नी थी। अब लिख रखिए 5, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें। क्यों इस टाइप के नोट्स क्यों होता है मेंस के लिए, कि जब आप यूपीएससी का मेंस दोगे वहाँ डिस्क्राइब करना है। बट मुझे एक बात बताइए, पहले प्रीलिम्स निकलेगा तब तो मेंस दोगे ना, तो प्रीलिम्स मोड के लिए तो ऐसा पढ़ ही सकते हो, और इसी चीज़ को वापस आप मेंस में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे मुझे क्या क्या याद है, केसी नियोगी, वेस्ट बंगाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, केसी नियोगी वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु बिलोंग टू वेस्ट बंगाल,
ही वॉज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ऑल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। सेम इंग्लिश आपको इस वर्ड्स के बीच में डाल देनी है, तो आपका आंसर भी पूरा कंप्लीट हो जाता है 3 लाइन का। यही बस डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपका अप्रोच यही रहना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं स्टूडेंट्स को पहली चीज यही बताता हूं कि आप ना सिर्फ हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब सब्जेक्ट में ऐसा कर लीजिए। मतलब आपके जो 90 पेजेस के नोट्स होते हैं ना, वो कम से कम 20 से 25 पेजेस में हो जाते हैं। अभी जब कल या परसों आऊँगा मैं आपको शो करूँगा, मेरे हिस्ट्री के नोट्स इतने छोटे पॉकेट डायरी होती है ना, उसमें पॉकेट डायरी बस मुझे उठा के देखनी पड़ती है, 10 मिनट में मैं पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नोट्स इस टाइप से बना लिए। इतना रिवाइज कर लिया कि इतने से छोटे से डायरी में आ चुका है वो पॉकेट डायरी जो होती है, जेब में लेके घूमता हूँ। ऐसे 6 सब्जेक्ट के 6 डायरी है मेरे पास, और ये आप भी बना सकते हो। इसके लिए कुछ अलग नहीं करना होता है, बस आपको मैक्सिमम रिवाइज करते रहना है। जैसे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम मान लीजिए इतना पूरा पढ़ेंगे, इसमें हमारा लग गया 10 मिनट, नेक्स्ट टाइम जब हम वापस पढ़ेंगे ना, वापस हमको 10 मिनट लगता है। क्यों? हमने कुछ अंडरलाइन किया ही नहीं। हम वापस उठा के पढ़ रहे, तेज बहादुर सप्रू वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर, अगले दिन पढ़ा, याद ही नहीं आ रहा था क्या था ये। हमारे साथ प्रॉब्लम ही होती है, क्योंकि हम सब चीज़ घोटने लग जाते हैं या सब चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। मेन चीज़ें करिए। अब आपको भी क्या अंडरलाइन करना है क्या नहीं, इसके लिए PYQ हेल्प करेगा। आपको दिख जाएगा PYQ में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से पूछा जाता है, और क्या आज के बाद जब आप पढ़ोगे तो क्या क्या आपके नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। नोट्स पे भी बात हो गई, टॉपिक्स पे भी बात हो गई, किस टाइप से नोट्स बनाना है, किस टाइप से रिवीजन करना है। अभी हम 2019 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 2019 से 2023 तक देखने वाले हैं, लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बियॉन्ड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो आई विल टेल यू। ये है क्वेश्चन नंबर 1। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? फ्रीडम स्ट्रगल से। हमने टॉपिक देख लिया था, फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन फेस, 2019 का क्वेश्चन है। सोर्स कहाँ से? स्पेक्ट्रम से। एज इट इज स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन उठाया गया है, तीनों के बारे में स्पेक्ट्रम में मेंशन है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को कैटेगरी में डालना चाहूँ तो मैं इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा। क्यों डालूंगा वो भी आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सर तेज बहादुर सप्रू, ऐसा कहना है इनका, ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो मेन आदमी होते हैं, तो ये समझ में आता है कि चलिए इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, लिखा हुआ है केसी नियोगी और ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना 370, 390, 400 मेंबर होते हैं, ठीक है। जब फॉर्म हुआ था तब 300 प्लस तो मेंबर होंगे। अब आप सोचिए 300 मेंबर्स के लोग आप याद तो नहीं रखने वाली लिस्ट इतनी बड़ी, तो ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये बहुत बेकार ऑप्शन था। मतलब आप एक टाइम पे ये याद कर सकते हैं, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो कोई जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ये भी याद कर सकते हैं क्योंकि बड़ा पोजीशन है। बट सिर्फ एक मेंबर होना ये बहुत बड़ी बात होगा। मतलब आज के डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, यार पूरे इंडिया में 10,000 मेंबर होंगे, तो कौन ये सब याद रखेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा टफ कैटेगरी में। बट स्टिल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। पहला, सर तेज बहादुर सप्रू, हमने देखा था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, अभी हमने देखा था 1919 में फॉर्म हुआ था। फॉर्म किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, और मेंबर कौन थे इसके? तेज बहादुर सप्रू। तो ये आगे चल के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया राइट। हमने केसी नियोगी के बारे में भी पढ़ा, हमने देखा था ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे नोट्स में था। अब मैं आपको बताता हूँ वो नोट्स कैसे काम आएंगे। जैसे केसी नियोगी पे हमने नोट्स बनाए थे, और हमारे नोट्स में अगर सिर्फ इतना भी लिखा होता ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम इसको टिक मार के आ जाते, क्योंकि हमको नहीं पता करना है मेंबर थे। जैसे हमारे नोट्स में ये भी नहीं लिखा है वो प्रेसिडेंट थे कि नहीं, बट जस्ट बिकॉज वी नो कि इससे बिलोंग करते थे, तो हम जहाँ कुछ नहीं आ रहा है वहाँ ये तो पता है ना कि हाँ इसके मेंबर हैं, तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। वैसे फ्यूचर में ये प्रेसिडेंट बने थे आगे चल के। और पीसी जोशी के बारे में अभी हमने देखा नहीं है, तो अभी आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले तेज बहादुर सप्रू, ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन फाइटर, देख लिया हमने। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन फॉर्म की थी इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने फॉर्म की थी, और कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे जिसमें तेज बहादुर सप्रू थे, VS श्रीनिवास शास्त्री थे, और MR जयकर थे। ये कुछ मेंबर थे, तो पहला तो हो गया राइट। सेकंड वाला भी हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर थे केसी नियोगी। अब केसी नियोगी पे क्वेश्चन क्यों पूछा, तेज बहादुर सप्रू पे तो इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने एक पार्टी फॉर्म की। केसी नियोगी पे क्वेश्चन क्यों आया, जस्ट चेक कीजिए, लिखा हुआ ही इज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अब अगेन ही वॉज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, तो अगर मान लीजिए किसी मेंबर पे क्वेश्चन बनाना भी होगा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ऐसा कोई आदमी चाहिए जो इतना इंपॉर्टेंट होगा, जैसे चेयरमैन। अब एग्जाम्पल था, सरोजनी नायडू जो थी वो यूपी की फर्स्ट CM भी रही है, ठीक है। सॉरी, कमला चट्टोपाध्याय, वो शायद गवर्नर रही है। अब जो फर्स्ट गवर्नर रहता है कहीं का या फर्स्ट CM रहता है, ऐसे पर्सनैलिटीज़ को भी अच्छे से करके चलना है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ये
सरोजिनी नायडू थी कि नहीं, बट गवर्नर तो थी वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल को सरोजिनी नायडू पे अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो आपको पता है क्यों बना, क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर, और कोई फर्स्ट सीएम कहीं का होगा तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और थर्ड हम लोग देख लेते हैं पीसी जोशी, इनका पूरा नाम है पूरन चंद जोशी। ही इज वन ऑफ द अर्ली लीडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, देख रहे हो जनरल सेक्रेटरी में भी कैसे फर्स्ट। अब अगेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत बड़ी पार्टी है, 1925 में फॉर्म हुआ था कानपुर में, सत्यभक्ता ने इसको लीड किया था। और एक सेम सीपीआई मार्क्सिस्ट फॉर्म हुई थी, जो सेकेंड सीपीआई है 1964 में फॉर्म हुई थी। जो चाइना वाला जो है ये वही सीपीआई, सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी से कब से, 1935 से 1947 तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री आर करेक्टली मैच, तीनों के तीनों राइट मैच हो गए। ऑप्शन देखिए, पहला ओनली, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तीनों राइट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। अभी जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो कुछ कुछ मैं जहाँ ट्रिक्स एप्लीकेबल होगा, जैसे हिस्ट्री में बहुत कम ट्रिक्स एप्लीकेबल होंगे, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होंगे, मैं आपको शो कर दूंगा। हिस्ट्री में कम क्यों होंगे, क्योंकि हिस्ट्री नॉलेज के बिना नहीं होगा। देखो हिस्ट्री में पर्सन, डेट्स, फैक्चुअल चीज़ें होती है, तो ये इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, बट इसके लिए नॉलेज चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए तो नॉलेज चाहिए, जहाँ जहाँ ट्रिक्स लगेगी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला वाला तो हो गया। अब ये पीपीटी जो है ना, ये मैं बोल दूंगा सर को, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये पीवाईक्यू क्या करना, जब आपके हिस्ट्री के नोट्स बन जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, उसके बाद चेक करना आपके नोट्स में क्या नहीं था, जो नहीं था उसको नोट्स अपने अलग से बना लेना। मतलब हेडिंग ही ऐसी बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स। अपने आप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा। मान लीजिए जैसे एक ऑप्शन में भी अगर पीसी जोशी का नाम एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया है ना, तो गारंटीड है कि कल को जाके पीसी जोशी पे खुद एक क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी का अपने आप में एक ऑप्शन भी अपने आप में एक आंसर है। आई विल शो यू थ्रू आउट द कोर्स, मैं आपको दिखा दूंगा कि यूपीएससी जो ऑप्शन भी बनाता है ना जिन लोगों पे, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ये जो टॉपिक है ना, पर्सन और पोजीशन हेल्ड, इस टाइप से हमको पढ़ना है। कोई अगर पर्सन है उसने कौन कौन सी पोजीशन हेल्ड की, तो आज के बाद अगर हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, और आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में आ रहे हो जिसने कोई पार्टी फॉर्म की है, तुरंत आपके नोट्स में आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, उसी टाइप का 2019 में आया था, सेम मूवमेंट दिया और लीडर दिया है। पहला वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही, पहले वाले में मेंबर पूछ लिया था, यहाँ पे भी उन्होंने क्या फॉर्म किया या फिर उसके मेंबर थे कि नहीं। अगेन ये क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल फेज से आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन, और ये भी कहाँ से हो गया, स्पेक्ट्रम से। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता दूंगा 90% क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से हो जाएगा। एक या दो ऐसे क्वेश्चन है जो बिपिन चंद्रा या फिर बाहर कुछ सोर्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी, बट स्पेक्ट्रम तो करना ही करना है। इसके ऑथर है राजीव अहीर, बहुत अच्छी बुक लिखी है इन्होंने, ये इनके ऑथर है। अब पहला है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी, राइट है ये। नेक्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी राइट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा ने फॉर्म किया था। और तीसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी सही है, ईवी रामास्वामी नाइकर, इसको पेरियार मूवमेंट भी कहा गया था, पेरियार भी कहते थे इनको, ईवी पेरियार। तीनों के तीनों राइट है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं डाल दूंगा ईजी कैटेगरी में। क्यों इसको मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगेन ये जो है ना ऑल इंडिया किसान सभा, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक 4 क्वेश्चन आए हैं इस पे, आई विल शो यू कौन कौन से 4 क्वेश्चन थे। और उसके बाद ये भी जो पर्सन है ना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाला, ईवी रामास्वामी नाइकर, ये भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, हमने देखा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आपके टॉपिक का पार्ट था। अब जब मेरे नोट्स देखोगे उसमें मैंने इसके बारे में लिखवाया है, ईवी रामास्वामी नाइकर, पेरियार मूवमेंट इन्होंने ही करवाया था केरला में। इनफैक्ट वहाँ पे जो आप पार्टी देखते हो ना, AIADMK, DMK, साउथ में जो पार्टीज है करुणानिधि की, वो इसी से फॉर्म हुई थी, ईवी रामास्वामी नाइकर से। साउथ की जो भी जहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे मेन पार्टी है, जैसे आपकी जयललिता जो थी वो AIADMK से थी, सेम उसका जो पहले MGR था चेन्नई में, वो सब इसी पार्टी से थे। तो इन्होंने इनके बाद ही वो पार्टी फॉर्म हुई थी। ये एक्चुअली कास्ट मूवमेंट के अगेंस्ट फॉर्म की गई थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू बेटर ऑर्गेनाइज द कैंपेन फॉर द एमेलियोरेशन, एमेलियोरेशन मतलब एनिहिलेशन, खत्म करना, अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट द अनटचेबल्स कंडीशन, गांधी सेटअप अ न्यू बॉडी इन अक्टूबर 1932। आपके नोट्स में क्या आना चाहिए, उस बॉडी का नाम क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। किसने सेट की थी, गांधी जी ने। किस लिए, अनटचेबल्स के लिए। उसके बाद इसको लेटर रीनेम क्या कर दिया गया था, हरिजन सेवक संघ। तो कल को जाके अगर क्वेश्चन आता है हरिजन सेवक संघ पे, तो वो और कुछ नहीं, यही है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग।
एंटी इनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, छुआछूत। पहले कास्टिज्म बहुत था, कुछ लोग ऐसे कहा जाता था कि इनको छू भी लिया तो नहाना पड़ेगा, उनको कहा जाता था अनटचेबल्स। गांधी जी जब इंडिया में आए, आप गांधी जी का जब मूवमेंट पढ़ोगे, गांधी जी पहले इंडिया आए तो पहले उन्होंने 1 साल भारत दर्शन किया, उन्होंने इंडिया में प्रॉब्लम्स देखे क्या क्या है, उनको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर हम पे रूल क्यों कर पा रहे, क्योंकि हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है। तो गांधी जी अंदर से चाहते थे कि इंडिया तभी आज़ाद हो जब वुमेन्स को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए, चाइल्ड का भी रोल हो, अनटचेबल्स का भी रोल हो, हर कास्ट का रोल हो। इसीलिए आप देखोगे कि गांधी जी ने जो मास मूवमेंट की उसमें सबका पार्टिसिपेशन था। मतलब आज़ादी हमको अगर पहले भी मिल जाती ना तो बहुत अच्छी बात होती, बट आज जो इतने जल्दी हम चेंजेस देख पा रहे ये नहीं हो पाते। क्यों? हमको वुमेन का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आता। आप स्टार्टिंग से देखिए गांधी जी के आने के पहले कितने कम वुमेन इन्वॉल्व होते थे। इनफैक्ट इंडिया में खराब बात यह है, आप क्या कहते हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के करेज को भी दिखाने के लिए आप वर्ड क्या यूज करते हो, मर्दानी। दैट इज अ मेल वर्ड। इंडिया की शर्म बात यह है, हम क्यों नहीं बोलते, हम मर्दानी वर्ड क्यों यूज करें झांसी रानी के लिए, यार शी वॉज अ फीमेल। बट इंडिया में पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंस इतना था कि हम उनके लिए भी मर्दानी वर्ड यूज करते थे। इसका क्रेडिट जाता है गांधी जी को ही। तो उन्होंने अनटचेबल्स के लिए लीग फॉर्म की थी, तो पहला वाला हमारा राइट हो जाएगा। और इसी टाइम पे उन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश की थी, उसका नाम क्या था, हरिजन। जर्नल मतलब मैगजीन। उसमें वो लिखते थे कि हरिजन का क्या रोल है, हरिजन क्यों छुआछूत नहीं होना चाहिए। तो और ये हरिजन उन्होंने कब लिखा था, 1933 में येरवाड़ा जेल से, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये चेक कर लीजिए, येरवाड़ा जेल, आज ये कल की क्लास में वापस आपको दिखाऊंगा, येरवाड़ा जेल पे ही गांधी जी के साथ एक और क्वेश्चन आया हुआ है, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सेम टॉपिक, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा, ये कब फॉर्म हुआ था, 1936 में। 1936 में क्यों फॉर्म हुआ था, अभी 5 या 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, 1936 में कांग्रेस का सेशन हुआ था फैजपुर में, और ये पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था। अब जाहिर सी बात है, विलेज में क्यों किया गया था, क्योंकि किसान लोग परेशान थे। तो जब किसान लोग परेशान थे तो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा फॉर्म किया गया था। इसी टाइम पे जब विलेज में सेशन हुआ था, ये कमेटी फॉर्म कर दी गई थी 1936 में। याद ऐसे रखना है आपको, इस टाइम पे जो कांग्रेस सेशन था वो फैजपुर में था, और फैजपुर में रहने से एक और इंपॉर्टेंट है कि वो विलेज वाला सेशन था। अब ये फॉर्म कहाँ किया गया था, लखनऊ में। ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ स्वामी सहजानंद सरस्वती एज द प्रेसिडेंट और एनजी रंगा जनरल सेक्रेटरी। सेकेंड टाइम अपोजिट हो गया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेकंड कौन रहेंगे, एनजी रंगा। एनजी रंगा जो जनरल सेक्रेटरी है, ये जो सेकंड सेशन होता है ना 1937 में ऑल इंडिया किसान सभा, उसके सेकंड प्रेसिडेंट यही होते हैं, एनजी रंगा। इसे दोनों आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके नोट्स में जो अंडरलाइन किया ये आना चाहिए, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में फॉर्म हुआ था लखनऊ में, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। मार्क माई वर्ड्स, 2023 चल रहा है, हो सकता है आप लोग 2024, 5, 6, 7 तक दोगे, आप देख लेना, गारंटीड मैं बता देता हूँ ये टॉपिक पे क्वेश्चन आने ही आने वाला है, क्योंकि इसका रिपीटेशन रेट बहुत बड़ा है। 2 से 3 साल में हर बार ऑल इंडिया किसान सभा। इंडिया में किसान के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, और इस टाइम पे ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो किसान को डेडिकेटेड थी, और कांग्रेस ने करवाई थी। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस बार भी वापस किसान लोग आंदोलन पर बैठे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट आप थर्ड पढ़िए, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में दिया हुआ है। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट डिजाइंड एज द द्राविडियन अपलिफ्ट। साउथ में द्राविडियन लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इसीलिए मैंने कहा तो जो पार्टी का नाम है डीएमके है, डीएमके में डी जो है वो द्राविडियन के लिए, इन्होंने ही फॉर्म किया था पेरियार ने, ठीक है। सीकिंग टू एक्सपोज ब्राह्मणिकल टायरनी, देख रहे हो, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, एंड द डिसेप्टिव मेथड्स बाय विच दे कंट्रोल ऑल स्फीयर ऑफ हिंदू लाइफ। एक्चुअली होता क्या था, ये मूवमेंट क्यों लाया गया था, नॉर्थ और साउथ में ना ब्राह्मण डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, मतलब लोअर कास्ट को कुछ समझते नहीं थे। तो फाइनली ईवी रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लाया। इन्होंने लोगों को ये बोला कि तुम पहले अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, और इसके लिए इन्होंने द्राविडियंस को अपलिफ्ट किया, इनको बोला तुम्हारे राइट्स क्या है, उनको पढ़ाया, उनको आगे बनाया। बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह ही थे ये, इन्होंने लोगों को अपलिफ्ट किया, इनको जागरूक कराया उनके राइट से। उसके बाद फाइनली जाके इनको पता चला कि ब्राह्मण लोग इन पर डोमिनेट कर रहे हैं, और ये हिंदू लाइफ का जो स्पीयर होता है उसमें वर्ण सिस्टम आप पढ़ोगे, सोसाइटी को वर्ण में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो फाइनली इनको समझ में आया जो हिंदू लाइफ का स्पीयर है ये बिल्कुल रॉन्ग है, और फाइनली जाके मूवमेंट के थ्रू कास्टिज्म खत्म हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ। तो तीनों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 तीनों। अगेन मैं बार बार बोलूंगा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में आप रिवीजन, मिनी रिवीजन कह सकते हो आप इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाता है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए किस पे है, महात्मा गांधी पे। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, गांधी। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, और आया कहाँ से था, स्पेक्ट्रम से। क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो
उन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। सबसे पहला है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब है बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती जब मजदूरी कराई जाती है। होता क्या था, पहले जब गांधी जी इंडिया में थे उसके बाद वो डरबन गए थे लॉयर बनने, लॉ की पढ़ाई करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, डरबन साउथ अफ्रीका में। तो जब वो ट्रेन में बैठे थे ना, उनके साथ हो गया था डिस्क्रिमिनेशन। तो उनको समझ में आ गया था डिस्क्रिमिनेशन की, साउथ अफ्रीका में अगर रहना है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो झेलना पड़ेगा। और इसी टाइम पे क्या होता था, इंडिया से लोग पकड़ के ले जाते थे। क्यों? इंडिया में लेबर बहुत सस्ता था और अफ्रीका में ना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला काम था, टी प्लांटेशन थे, शुगर प्लांटेशन थे। तो ये लोग करते क्या थे, इंडियंस को ले जाके वहाँ पे इस्टेब्लिश करते थे। इसीलिए आप देखोगे आज भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इंडियंस है। क्यों? ये उसी टाइम पे गए हुए हैं। तो गांधी जी ने इसी चीज़ को एबोलिश, खत्म करवाया था। गांधी जी को पता चला था कि लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, काम कराया जाता है, तो गांधी जी ने वहाँ पे रिफॉर्म्स लाए थे। पहला सत्याग्रह, अगर आपको क्वेश्चन आए कि पहला सत्याग्रह गांधी ने इंडिया में कराया था, नहीं, पहला सत्याग्रह गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में करवाया था। टॉल्स्टॉय फार्म था, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को ले जाके सत्याग्रह की टेक्निक सिखाई थी। और इनके कुछ फ्रेंड भी थे, CF एंड्रूज वगैरह, उन्होंने मिलकर गांधी जी का साथ दिया था डरबन में। इनके एक्चुअली एक क्लाइंट थे, अब्दुल्ला मेमन नाम था उनका केस लड़ने गए थे ये, तो तभी इन्होंने ये चीज़ नोटिस की थी। और इन्होंने फोर्स लेबर, जो ज़बरदस्ती का काम कराया जाता है ना, मतलब कम पैसा देके, आपको मान लो आप 5,000 में काम कर सकते हो महीने का, बट आपको 1,000 रुपये में जबरदस्ती काम कराएंगे, इसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने इसको खत्म करवाया था। सेकेंड स्टेटमेंट है इन लॉर्ड केम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड केम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस किसके लिए फॉर्म किया था? वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो लॉर्ड केम्सफोर्ड उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे और उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई थी जिसको कॉन्फ्रेंस कहा गया था। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। ये एक्चुअली गलत है। महात्मा गांधी ने एक्चुअली सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि गांधी जी को पता था कि ब्रिटिश इस टाइम पे वीक है और अगर ब्रिटिश हार जाएंगे तो जापान या फिर अमेरिका इंडिया पे भी कंट्रोल कर लेगा। हम ब्रिटिशर से आज़ाद होंगे बट अगेन हम किसी ना किसी के कंट्रोल में रहेंगे। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि अगर हम ब्रिटिशर का सपोर्ट कर देंगे तो ब्रिटिशर्स हमको जल्दी आज़ाद कर देंगे। उन्होंने ये सोचा कि रैदर देन सपोर्टिंग समवन एल्स, हम क्यों ना ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करें, ब्रिटिशर्स के दिल में हमारे लिए अच्छा ही जागेगी और हमको आज़ाद कर देंगे। बट गांधी जी यहाँ पे गलत थे। इसलिए देखना 1942 जब आता है ना, ये एक्चुअली 1937 की बात है, जब गांधी जी ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। जब 1942 आया था, इस टाइम पे हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। इस टाइम पे गांधी जी एक नारा भी देते हैं, करो या मरो। फाइनली गांधी जी इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि उनको अच्छी उम्मीद थी ब्रिटिशर से, बट ब्रिटिशर उनके उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। तो गांधी जी पहली बार वॉयलेंस की बात यहाँ पे करते हैं 1942। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, गांधी जी ने एक्चुअली सपोर्ट किया था। और तीसरा लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एज इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। जब सॉल्ट, नमक के लिए डांडी मार्च हुआ था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, तो ब्रिटिशर्स को इतना गुस्सा आया था कि पहली बार उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर किया था। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली इसके पहले उन्होंने CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इलीगल डिक्लेयर किया था। आज तक उन्होंने अपलिफ्टमेंट नहीं किया था CPI का। इसलिए आप देखना CPI ब्रिटिश के फेवर में बात करता है वर्ल्ड वॉर 2 में जाके फाइनली, तब जाके फाइनली इस पे जो बैन होता है उसको अपलिफ्ट किया जाता है। CPI पहली पार्टी थी जिस पे बैन लगा हुआ था, और सेकंड पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है। और उस पर कब लगाया जाता है? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, जिसको आप सॉल्ट लॉ भी कहते हो, डांडी मार्च। ठीक है, इस टाइम पे बैन लगता है। तो इसका आंसर 1 और 3 ऑप्शन B हो जाएगा, इसका 2 रॉन्ग हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। महात्मा गांधी, अगेन ये इजी है, बता ही दिया मैंने। उसके बाद ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब है पहली बार उगाया गया। जैसे मान लो अगर नागपुर में ऑरेंज फेमस है, तो नागपुर के लिए ऑरेंज क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेटेड, जो यहाँ का लोकल है। इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, मतलब ओल्ड वर्ल्ड किसको कहते हैं? एशिया वाला पार्ट, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये क्या हो गया? ओल्ड वर्ल्ड। एक्चुअली ये क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को मैं इजी में डालूंगा, बट इसको मैं टफ में डालूंगा। टफ में इसलिए क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड है ना, जब पेपर हो रहा था 2019, कई एस्पिरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि न्यू वर्ल्ड का मीनिंग क्या और ओल्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट ब्रेक हुए थे। तो कॉन्टिनेंट जब ब्रेक हुए थे ना, तो उसमें कुछ कंट्रीज पहले से ही, मतलब जैसे एशिया अपने आप में कॉन्टिनेंट था और अफ्रीका। अब ये सब क्या है? ये सब ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट है।
इनफैक्ट आप देखोगे जितने भी हमारे एंसेस्टर है चिंपैंजी वगैरह, इनके फॉसिल भी कहाँ से मिले, एशिया और अफ्रीका से ही मिले। न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं, जो ब्रिटिश वाला पार्ट है, ब्रिटिश हो गया या फिर आपका अमेरिका हो गया, ये सब जो है न्यू वर्ल्ड का पार्ट है, ये ओल्ड वर्ल्ड का पार्ट नहीं था। तो ये वहाँ के क्रॉप्स है, बस इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा कौन सा था, तो आप चेक करो, इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे। जैसे कॉटन, कॉटन हमारे यहाँ बहुत पहले से ग्रो होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कॉटन हमारे यहाँ कोई और इंट्रोड्यूस करे। कॉटन यहाँ भी है तो इसको भी कट कर दो। फिर है रबर, कॉफ़ी, वीट। अब पहले बात करते हैं ये टॉपिक कहाँ से आया है, ये आया है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी से। अब मैंने आपको टॉपिक्स में बताया था कि मिसेलेनियस, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स था, इसलिए टफ कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको। और ये दिया भी कहाँ है, न्यू एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया हुआ है। अब जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें नहीं है, ना वर्ल्ड हिस्ट्री है और ना पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ये दोनों कहाँ पे आ जाता है, मेंस में आता है। बट क्वेश्चन कहाँ गया था, प्रीलिम्स में, इसलिए टफ था। और आई कैन टेल यू विद प्रूफ कि 95% लोगों ने उस साल इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा। 2-3 रीजन से, कि एक तो ये आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन था, प्लस लोग प्रिपेयर होके भी नहीं जाते, और ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का मतलब भी नहीं पता था। ठीक है, आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। इसका आंसर है ए। सबसे पहले तो आप ये दोनों एलिमेंट इसलिए कर सकते हो क्योंकि कॉटन है यहाँ पे, और आपको पता है कॉटन इंडिया का ही लोकल है। अगेन आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, इंडिया में वीट मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से, और कॉटन भी मिलता था। तो जस्ट बिकॉज कॉटन और वीट है, आप बी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, सी को भी और डी को भी। आंसर हो जाएगा आपका पहला। अब क्वेश्चन तो टफ कैटेगरी में है, बट इस क्वेश्चन को अगर रिस्क लेना है तो लिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है, अब देखो रबर और कॉफ़ी जो है, रबर और कॉफ़ी अभी के लिए रोक के रखते हैं, हमने इतना नहीं पढ़ा इंडस वैली टाइम पे मिलता था कि नहीं, बट आपको पता होगा वीट जो है ये मेहरगढ़ करके एक जगह है इंडस वैली में, यहाँ मिलता था, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और कॉटन, कॉटन की वजह से इंडिया को कॉटन जो है वो सिंधु वैली में मिलता था, और सिंधु वैली की वजह से ही नाम पड़ा था इंडस। ठीक है, तो कॉटन भी इंडिया में मिलता था। और बच गया सिर्फ ये, अब यहाँ देखो टोबैको, कोकोआ और रबर, हमको नहीं पता तो हम इसके साथ जाएंगे। अगेन कोकोआ जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेजोनिया फॉरेस्ट, यही सब एरिया में मिलता है। रबर भी साउथ अमेरिका की देन है, और टोबैको भी हमारे यहाँ का नहीं है। तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया था 1492 में, हुआ ये था, जब आप पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, प्रिंस हेनरी करके किंग था, इसको पहली बार पता चलता है कि मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, चर्च का डोमिनेंस था। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण का डोमिनेंस था, फ्रेंच में भी वहाँ के रिलीजियस लोगों का, फ्रांस में, पोर्तुगीज़ में चर्च का डोमिनेंस था। वहाँ पे जो पोप होते थे वो ऐसा बताते थे इनको कि दुनिया इसके बियॉन्ड है ही नहीं, दुनिया जो है यहीं पे है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जब वर्ल्ड, मतलब आप थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्की में, उसका फॉल हो गया था। और इसके फॉल होने की वजह से क्या हुआ था, वॉर, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था। किसके बीच में, क्रॉस और क्रिसेंट के बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा था। और फाइनली जो लैंड रूट होता था, यूरोप से लेके यहाँ इंडिया आया जाता था, और बीच में ये होता था वेस्ट एशिया वाला पार्ट, ये यहाँ पे था यूरोप और यहाँ पे था इंडिया। अब कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ गई था, टर्की। फाइनली क्या हुआ, ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया। अब यूरोपियंस को पता चल गया यहाँ से तो जा नहीं सकते, जो सिल्क रूट था वो बंद हो गया था। तो यूरोपियंस को क्या लगा, क्यों ना हम समुंदर के रास्ते जाए ऐसा। तो फाइनली उसने ना सी फेयरिंग एक्टिविटी स्टार्ट की थी, और पहला इंसान था क्रिस्टोफर कोलंबस ही। अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी, इसी ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और यही वो पर्सन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी की थी। और इसके बाद कौन आया था, बार्थोलोम्यो डायस। बार्थोलोम्यो डायस के बारे में आप पढ़ोगे, इसने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की थी। और केप ऑफ गुड होप जब इसने ढूंढ दिया था, केप ऑफ गुड होप के बाद हमको पता चला कि हाँ इंडिया जाया जा सकता है। पहले क्या होता था, बार्थोलोम्यो डायस के पहले जितने भी लोग आते थे ना समुद्र के रास्ते, मान लो यूरोप से आ रहे हैं ऐसा, ये अफ्रीका का जो लास्ट पार्ट होता ना, यहाँ पे आके इसके बियॉन्ड लोग मर जाते थे। मतलब या तो ऐसा चले जाते थे ऑस्ट्रेलिया तरफ, या तो पानी का भाव इतना होता था कि लोग मर जाते थे। फाइनली जब ये आया ना तो इसको पता चला यहाँ पे एक लैंड है, और ये लैंड पे रुका, और यहाँ से इसको दिखने लग गया कि पीछे भी यहाँ पे लैंड है। तो यहाँ पे इसको एक अच्छी होप मिली, इसलिए इस जगह को क्या नाम दे दिया था, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी इसने की थी। और फाइनली इसके जाने के बाद, मतलब ये 1496 वगैरह में कुछ तो आया था, फाइनली 1498 में कौन आते हैं, वास्को ड गामा, जो इंडिया की डिस्कवरी करते हैं। मतलब इंडिया की डिस्कवरी क्या, इंडिया बहुत पहले से था, बट इन्होंने ब्रिटिशर्स को बताया या यूरोपियन कंट्रीज़ को बताया कि इंडिया नाम की एक कंट्री है जिससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और उसका ये रूट है ऐसा। तो आते हैं यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जब आए थे तो उन्होंने क्या किया था,
कोलंबियन एक्सचेंज किया था। कोलंबो जो जगह है वो कहाँ पे है? अमेरिका में। कोलंबियन एक्सचेंज, दे ब्रॉट न्यू वर्ल्ड क्रॉप सच एज मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड मैनियोक टू यूरोप। वो क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया से क्या क्या लेके गए? मेज लेके गए, आलू लेके गए, स्वीट पोटैटो लेके गए और मैनियोक कहाँ लेके गए? यूरोप में। और ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप सच एज वीट, बार्ले, राइस एंड टर्निप्स एंड लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग हॉर्सेस, कैटल, शीप एंड गोट्स टू अमेरिका। उन्होंने एक्सचेंज कराया। ये कुछ क्रॉप वहाँ से यहाँ लेके आए और यहाँ से लेके गए वहाँ पे। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था। अब अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपके नोट्स में क्या होना चाहिए? क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में 1492 में उन्होंने क्या किया? न्यू वर्ल्ड क्रॉप जो इंडिया में नहीं उगता था। क्या क्या नहीं उगता था? पोटैटो, मेज, स्वीट पोटैटो और मैनियोक। ये इंडिया में नहीं था, ये वहाँ से लेके यहाँ पे आए या यूरोप में लेके आए। और हमारे यहाँ के जो क्रॉप थे कौन कौन से? वीट, बार्ले, राइस एंड टर्निप्स, वो कहाँ लेके गए? अमेरिका ले गए। ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो आपको कहा एक्ट एंड पॉलिसी चेक कर लो। क्वेश्चन किस पे आया है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। अगेन ब्रिटिश एक्ट जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है और इनकी कुछ पॉलिसीज भी है, जैसे रायोटवारी, महलवारी, पॉलिसीज पे भी आते रहता है। ये क्वेश्चन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी कहाँ से सॉल्व हो जाएगा? स्पेक्ट्रम से। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला लाइन कह रहा है इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली मतलब कि उनका ही डोमिनेंस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने एक जूते की दुकान ओपन की और यहाँ पे सिर्फ आप ही की दुकान है, तो आपकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली। बट अगर आपके अलावा 4 और दुकान है यहाँ पे तो आपकी मोनोपोली नहीं है, आप अपने मनमाने रेट पे नहीं बेच सकते हो। तो हुआ क्या था, इंडिया में ना ब्रिटिशर्स की ट्रेड मोनोपोली थी, वो वही बेचते थे, मतलब वो वही ट्रेड करते थे, यहाँ पे किसी और को अलाउ नहीं था। तो फाइनली क्या हुआ, इस एक्ट के तहत हमने ट्रेड मोनोपोली को एंड किया, बट कंप्लीटली एंड नहीं किया था। 2 कंडीशन रह गई थी अभी भी। उन्होंने क्या बोला था कि आप टी में ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड विद चाइना कर सकते हो। ये दोनों क्यों अलाउ किया था, क्योंकि फाइनली टी वाला जो पोर्शन था ना, ब्रिटिशर्स को पता था इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और इंडिया में ही होता है, तो बाहर वालों को अलाउ नहीं किया था। और चाइना के साथ भी हमको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने थे ब्रिटिशर्स को, और ट्रेड भी, तो उन्होंने ये 2 एक्सेप्शन दे रखा था। मतलब अगर टी में कोई ट्रेड करेगा तो सिर्फ ब्रिटिशर्स करेगा, चाइना के साथ कोई ट्रेड करेगा तो ब्रिटिशर्स करेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों में कोई और भी ट्रेड कर सकता है। तो ये 1813 का बिल्कुल राइट है। और फाइनली जाके ये जो एक्सेप्शन थे ना, ये भी कब खत्म हो गए थे, 1833 में। 1833 में कंप्लीटली जितने भी ट्रेड थे सबको एंड कर दिया गया था। 1813 में पूरा एंड किया था, बट 2 एक्सेप्शन दे दिए थे। कौन कौन से, टी और चाइना। अब जैसे मान लो आप नोट्स बना रहे हो ना, आपके नोट्स भी ऐसे हो सकते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हेडिंग डालना, आप लिखना एंडेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी और चाइना, बस इतना भी आपके नोट्स में, तो आपको पता चलेगा 1813 में ये चीज़ हुई थी। और कंप्लीटली कब एंड होता है, 1833 में। नेक्स्ट आप पढ़िए, इट असर्टेड द सोवेर्निटी। सोवेर्निटी का मतलब क्या है कि मेरा रूल, मतलब मैं अगर बोलूँ कि क्लास मेरी है, ज़मीन मेरी है, तो ये क्या हो जाएगा, सोवेर्निटी, मतलब मेरा हक, ऐसा। तो इट असर्टेड द सोवेर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी बिल्कुल सही बात है। फाइनली क्या हुआ था, 1813 के एक्ट में, मतलब इस एक्ट में ना फाइनली आप देखोगे ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरी को क्या कहा था, खुद की टेरिटरी, पहली बार। और पहली बार इसी एक्ट के थ्रू ये बात कही गई थी। इनफैक्ट आप अपने नोट्स भी देखोगे तो मैंने आपके नोट्स में लिखवाई है, सेकंड भी राइट है। और तीसरा लिखा हुआ है द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक्चुअली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये इस एक्ट से नहीं हुआ था, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद वाले एक्ट में ये चीज़ मेंशन है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 राइट। ट्रेड की मोनोपोली एंड हो गई थी इस एक्ट से। फाइनली ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरी को खुद की टेरिटरी कहा था, बट ये लास्ट जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। पहला तो पढ़ सकते हो, मोनोपोली एंड कर दी गई थी, उसके बाद 1853 तक ट्रेड करने के लिए कहा गया था और अपनी टेरिटरी दे दी थी उन्होंने। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम 1853 द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वे आर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1853 में जाके, मतलब जो लास्ट वाला हमारा चार्टर एक्ट आता है ना, उसमें प्रोविजन था कि आज से इंडिया का जो रेवेन्यू है ब्रिटिशर्स के अंडर होगा। इसलिए आप देखोगे इसके बाद जब 1885 में कांग्रेस फॉर्म होता है तो इस टाइप पे थ्योरी दी जाती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब ये जो अगले 30 साल होते हैं ना, इसमें कांग्रेस के लीडर्स को समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स हमारा पैसा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसलिए 1853 के बाद 1885 में फाइनली ये थ्योरी दी जाती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें दादा भाई नौरोजी प्रूफ पेश करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन का पैसा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। तो ये 1853 में हुआ था, ये याद रखना बस, बाकी सही है। फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, स्वदेशी मूवमेंट से, 2019 का क्वेश्चन है। और ये कहाँ दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12। यही एक क्वेश्चन है जो अब तक स्पेक्ट्रम से नहीं आया है, बट अगर आप स्पेक्ट्रम करोगे तो उसमें भी दिया है।
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उनका रिवाइवल हुआ था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 ओनली। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, एक्चुअली मैंने लिखवा भी रखा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। जब स्वदेशी का रिजोल्यूशन पास हुआ था 1905 में, इसका रिजोल्यूशन पास हुआ था, उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले थे प्रेसिडेंट, और ये रिजोल्यूशन कहाँ से पास हुआ था? बनारस से। ये सब आपके नोट्स में दिया है, और 4 टाइप के रिजोल्यूशन पास हुए थे, उसमें एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी था। यहाँ इसके बारे में दिया हुआ है स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, देख रहे हो इसका ओरिजिन कहाँ से था? एंटी पार्टीशन, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था वहाँ से स्वदेशी मूवमेंट का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन ऑफ पार्टीशनिंग बंगाल। आगे द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड इंकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प स्वदेशी। ये देखो, ये जो 4 चीज़ें पास हुई थी ना, उसमें सबसे पहला है इंकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेजेस। 4 रिजोल्यूशन पास हुए थे, ये 4 थे वो, ठीक है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आगे स्वदेशी मूवमेंट वाज अ ग्रेट एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, जिसको मोदी जी ने अभी क्या कहा है? आत्मनिर्भरता, एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और लास्ट में दिया हुआ है इन 1906 द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश, इस ऑब्जेक्टिव वॉज टू एजुकेशन। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो बस देख लेना, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बस। और कहाँ तक? फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, बस इतने आपके नोट्स में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों 1 and 2 राइट थे। हो गया शायद 5 ही क्वेश्चन में, 2019 में शायद 5 ही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2019 के 6, 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आप टॉपिक देख लो। एक तो था फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल से 2 क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट वाला जो है वो है गांधी जी पे, गांधी जी पे ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी पे क्वेश्चन आया, उसके बाद ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसी, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट। जो हमने टॉपिक्स देखे थे उसमें 6 के 6 रिपीट हुए। बस ये वाला जो एक था, हाँ कमोडिटी, ये प्रिपेयर्ड नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल रखा है मिसलेनियस। ये आप देखो क्लास में मिसलेनियस, कि कहीं बाहर से भी टॉपिक आ सकता है। अब हम 2020 स्टार्ट करते हैं। फिर वो दूसरी पीपीटी लगानी, हाँ वो ग्रुप में ही है, टेलीग्राम पे ही है, वो लगाना है बस।
हम्म।